डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म। आपको पता है कि जो ये हमारे पास एंगल ऑफ लुइस है जो T4 या T5 के एरिया पे होता है, जिसे इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं। T4 T5 के असेंडिंग ओटा जो क्या पे ओरिजिनेट कहाँ से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल या थर्ड रिब के पॉइंट पे क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। और जैसे ही वो एंगल ऑफ लुइस को क्या करता है, क्रॉस करता है, तो आर्च ऑफ ओर्टा बन जाता है। आपको पता है आर्च ऑफ ओर्टा से क्या होता है, ब्रैकियोस्फेलिक ट्रंक निकलता है, जिससे मजीद 2 ब्रांचेज निकलती हैं इंपॉर्टेंट, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और उसके अलावा आर्च ऑफ ओर्टा से जो मेजर ब्रांच निकलती है उसको बोलते हैं लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है, और नेक्स्ट लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है। जैसे ही आर्च ऑफ ओर्टा दोबारा एंगल ऑफ लुइस को क्रॉस करके नीचे आता है T4 T5 के एरिया को, उसको क्या बोलते हैं, फिर हम डिसेंडिंग ओर्टा बोलते हैं। और जैसे ही ये डिसेंडिंग ओर्टा या थोरेसिक ओर्टा सप्लाई करने के बाद थोरेक्स को अब्डोमेन में एंटर होता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसको फिर बोलते हैं हम अब्डोमिनल ओर्टा। और अब्डोमिनल ओर्टा सप्लाई किस चीज़ को करता है, फॉर एग्जांपल ये बेसिकली रीनल आर्टरी यहाँ पे किडनी को सप्लाई करता है, ये यहाँ पे इसकी और भी चीज़ों को सप्लाई करता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है किडनी को ये सप्लाई करता है। और किडनी को सप्लाई करने के बाद ये अब्डोमिनल ओर्टा की बाइफर्केशन हो जाती है। और ये किस चीज़ में बाइफर्केशन होने के बाद चेंज होता है, लेफ्ट कॉमन इलिक आर्टरी में और राइट कॉमन इलिक आर्टरी में, जो मजीद आगे एक्सटर्नल इलिक और इंटरनल इलिक में चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे अब्डोमिनल ओर्टा में बताने का जो मेन मकसद है MCQs, ये होता कहाँ पे, ये किडनी के डिस्टल होता है और बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन इलिक आर्टरी के दरमियान में होता है। यानी किडनी के डिस्टल और बाइफर्केशन ऑफ द कॉमन इलिक आर्टरी के दरमियान में होता है। अबनॉर्मल डायलेशन यहाँ पे होती है अब्डोमिनल ओर्टा की, तो यहाँ पे होता है अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म। डिस्टल टू रीनल आर्टरी MCQs है, और ये और किडनी के क्या होता है, ये इंफ्रारीनल होता है। ठीक है, डिस्टल टू रीनल आर्टरी और इंफ्रारीनल होता है, या इंफ्रारीनल हो सकता है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है मोस्ट ऑफन ये कहाँ पे होता है, इंफ्रारीनल होता है। और वहाँ पे किसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वेजा वेजरम जो ऑर्टिक की वॉल को सप्लाई कर रही होती हैं, वहाँ पे इनकी सप्लाई क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। सेकंड ये देखें, इसमें इन्वॉल्व क्या होती है, उसकी एसोसिएशन होती है ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन का मतलब है जो तीनों लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा मीडिया एडवेंटिशिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया एडवेंटिशिया, ये तीनों लेयर्स इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं। इस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन। और ये अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म की वजह ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन हो सकती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है उसकी डिग्रेडेशन की वजह से भी हो सकता है। अब इसका जो MCQs आता है वो यहाँ पे आता है, इसकी बात कर लें, ये किन लोगों में होता है, मोस्टली ये स्मोकर्स में होता है जो ओल्ड एज में होते हैं, और यानी मेल स्मोकर, मेल एल्डर मेल स्मोकर, उनमें होता है, और उनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। ठीक है, MCQs आता है कि किन किन में मोस्ट कॉमन होता है, तो यहाँ पे लिखा भी होता है, डायबिटीज़ वालों का ऑप्शन में दिखा होता है MCQs में, डायबिटीज़ वालों में इंपॉर्टेंट होता है, स्मोकर्स में होता है, हाइपरटेंशन में, तो वैसे ही स्मोकर्स ओल्ड एज मेल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इसका जो ट्राइएड है वो क्या आता है, इसका ट्राइएड बेसिकली पल्स्टाइल अब्डोमिनल मास हमें फील होगा, पल्स्टाइल अब्डोमिनल मास और रेजिस्टेंस हाइपोटेंशन, रेजिस्टेंस हाइपोटेंशन। और थर्ड इसमें जो ट्राइएड इसका आता है अब्डोमिनल या बैक पेन के साथ आता है। तो सिनेरियो आता है कि एक पेशेंट है, उसको पल्स्टाइल अब्डोमिनल मास है और रेजिस्टेंस हाइपोटेंशन है, अब्डोमिनल और बैक पेन है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हुआ, अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म है। तो इसमें देखें लिखा हुआ टोबैको यूज पीपल्स में होता है, जो एल्डर मेल है वो एल्डर एज, इंक्रीज एज, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, और पल्स्टाइल अब्डोमिनल मास मैंने आपको ये MCQs आता है ये बता दिया है। और इसका ट्राइएड मैंने आपको बता दिया, पल्स्टाइल अब्डोमिनल मास होता है, एक्यूट अब्डोमेन या बैक पेन के साथ आता है, और रेजिस्टेंस हाइपोटेंशन। और इंफ्रारीनल मैंने आपको बता दिया, इसका MCQs आता है कि ये डिस्टल टू रीनल आर्टरीज होता है। अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म आज हमारा सर्जरी में टॉपिक है। देखें मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है इसकी, इंफ्रारीनल ऑर्टा होती है नंबर 1 चीज़। और अब इसकी मोस्ट कॉमन के साइट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस इंफ्रारीनल ऑर्टा है। और मोस्ट कॉमन काज क्या है अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म की, ये सबके ज़हन में होना चाहिए, एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। लेकिन अगर रीनल आर्टरी का एनोरिज्म हो रहा है तो वहाँ पे मोस्ट कॉमन साइट
एथेरोस्क्लेरोसिस से ज़्यादा क्या होगी, मीडियल फाइब्रोप्लेजिया मोस्ट कॉमन ज़्यादा इन्वॉल्व होगा एज़ कम्पेयर टू एथेरोस्क्लेरोसिस। अब मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म में आ रही होती है वो क्रोनिक वेग अब्डोमिनल पेन होती है और या बैक पेन होती है। क्यों बैक पेन होती है, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है जो एनोरिज्म की लोकेशन है वो रेट्रोपेरिटोनियल है। लेकिन अब इसकी मोस्ट कॉमन लीथल कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनोरिज्म की कौन सी होती है कि रप्चर ना हो जाए। ठीक है, ये भी एमसीक्यूज है। अब हम ये रप्चर तो हो चुका है लेकिन इसका इम्पोर्टेंट कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिडिक्टर क्या होगा रप्चर का, कि कैसे इसको प्रिडिक्ट करेंगे, विड्थ एंड डायमीटर से। अब मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर कौन सी होगी अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म में? हमने देखा था रेट्रोपेरिटोनियल था, लेकिन लेफ्ट रेट्रोपेरिटोनियम मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर होगी। अब अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म का एक ट्राइएड है। अब ट्राइएड में क्या होगा, इसमें सडन मिड अब्डोमिनल पेन और या फ्लैंक पेन मरीज को होती है। ठीक है, सडन ऑनसेट ऑफ मिड अब्डोमिनल या फ्लैंक पेन, और शॉक भी इसमें देख सकते हैं लेकिन वो 1/3 केसेस में देखते हैं शॉक, और पलस्टाइल अब्डोमिनल मास देखेंगे अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म में। ये इंपॉर्टेंट आईएड है। अगर हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं तो एक्सरे में हमें क्या नज़र आएगा? एक्सरे में हमें नज़र आएगा एग शेल पैटर्न ऑफ कैल्सिफिकेशन। ठीक है, अब देखें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्क्रीनिंग। देखें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर स्क्रीनिंग के अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म का अल्ट्रासाउंड है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर डायग्नोस या प्लानिंग ऑफ रिपेयर हम अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म कर रहे हैं, फिर सीटी स्कैन हो जाता है। समझ आ गई है? देखें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस स्क्रीनिंग के अल्ट्रासाउंड है, या इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर डायग्नोस या उसको रिपेयर करने का हमें मन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन करवाएंगे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस डायग्नोसिस या प्लानिंग ऑफ रिपेयर हम अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म कर रहे हैं, लेकिन उस पेशेंट में क्या उसको रीनल फेलियर है, फिर उसकी चॉइस क्या होगी, एमआरआई होगी। अब किन किन हालात में इंडिकेशन ऑफ सर्जरी बनती है अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म में? लेकिन देखें अगर इसका कट ऑफ डायमीटर मोर देन 5.5 सेंटीमीटर या मोर देन 5 सेंटीमीटर इन फीमेल्स में हो जाए तो क्या होगा, इंडिकेशन सर्जरी बनती है। सेकंड, सिम्टोमेटिक पेशेंट, अगर पेशेंट सिम्टम के साथ आया। थर्ड, अगर अब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म 1 सेंटीमीटर 1 साल के अंदर बढ़ रहा है तो उसकी क्या होगी, इंडिकेशन ऑफ सर्जरी होगी। फोर्थ पे क्या है, एटिपिकल एनोरिज्म, सीडो एनोरिज्म, डाइसेक्टिंग एनोरिज्म या सेकुलर एनोरिज्म, इनमें क्या होगी, इंडिकेशन ऑफ सर्जरी बनती है। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे? देखें मैनेजमेंट हम करेंगे डेक्रॉन ग्राफ्ट रिपेयर से। नंबर 1 दो चीज़ें इसमें होगी, एक एंडोवेस्कुलर एनोरिज्म रिपेयर करेंगे, सेकंड ओपन में भी आगे 2 चांसेस हैं। देखें अगर ट्रांसपेरिटोनियल है वो हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर रेट्रोपेरिटोनियल है इसमें इंडिकेशन इसकी क्या बनती है, अगर पेशेंट में हॉर्शू किडनी है या उसकी प्रीवियस अब्डोमिनल सर्जरी होगी तो हम इसको रेट्रोपेरिटोनियल करेंगे। अब मोर्टालिटी